स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ स्टूडियो में राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। ब्रेक से पहले आपने देश के कई शहरों में देखा कैसे पेट्रोल पंप्स पर लोग कतारें भी लगा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन परेशान भी हम ही लोगों के बीच में से कुछ लोगों की वजह से हो रहे हैं जो ड्रम लेकर, पानी की टंकियां लेकर, बड़े बड़े हलवाई वाले भगोने लेकर पेट्रोल और डीजल भरवाकर घर ले जा रहे हैं। अब सोचिए, किल्लत अगर उन जगहों पे हो तो क्यों ना हो। अब कुछ एक आपको और तस्वीर दिखा देता हूं और आपको अब वो जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वहां के, उन्हीं की बात आप सुन लीजिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। पेट्रोल पंप्स पर जो आपको मारामारी दिखती है, अब जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि लोग अफवाह की वजह से तेल की होर्डिंग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वो ऐसा अगर ना करें तो कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए, कुछ अफवाहों के कारण जो हमारे रोज के सम्मानित ग्राहक हैं उनके मन में ये हो गया है कि हमको ईंधन की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाएगी, जबकि ये कोरी बकवास है। हम लोगों के पास ईंधन पर्याप्त रूप में है, लेकिन समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि जो अफवाह के कारण जो व्यक्ति 50 रुपये का तेल भरा रहा था वो आज 1500-2000 का भर के होर्डिंग कर रहा है। ये होर्डिंग जो हो रही है ये बड़ी दिक्कत ला रही है हम लोगों के बीच में, और जिस कारण हम लोग इस समय ग्राहकों को एक नियमित संख्या या नियमित मूल्य पर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रोज रोटेशन में रहिए, मिलेगा तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन होर्डिंग ना हो पाए इसलिए थोड़ा। अब इनको तो अपना तेल बेचना है, तब भी वो अपील कर रहे हैं कि भाई तेल पर्याप्त मात्रा में है, आप आइए, लेकिन होर्डिंग ना कीजिए। पेट्रोल डीजल को लेकर इसी तरह का पैनिक बहुत से और राज्यों में दिखा, इसलिए अब सरकारों ने इसको लेकर सख्ती शुरू की है। सतना जिले में जिला प्रशासन ने एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। यहां पर ट्रैक्टर पर लदे 4 ड्रमों में डीजल भरा जा रहा था। आपने ब्रेक से पहले इस खबर को देखा, लेकिन महादेवा पेट्रोल में ट्रैक्टर पर रखे 4 ड्रमों में तेल दे दिया गया और बाकी लोग जो लाइनों में लगे थे वो इंतजार करते रह गए। उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने वीडियो बना के प्रशासन को यह शिकायत पहुंचा दी। इसके बाद प्रशासन ने इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। अब देखिए इस पर और चुनावी राज्यों में कैसी राजनीति हो रही है। बंगाल में तेल पर वहां कैसे पॉलिटिक्स चल रही है। बंगाल बीजेपी ने बंगाल में पेट्रोल की तुलना दूसरे राज्यों के साथ की। बंगाल में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए का है और ये वहां पर जो प्रदेश बीजेपी है उसने बताया कि दूसरे राज्यों के अंदर, दिल्ली में, यूपी में, गुजरात में पेट्रोल कितने का है, तो 94 रुपए, 95 रुपए। ये एक्चुअली हुआ ये था कि इसकी शुरुआत की टीएमसी ने 2014 के तेल के दाम निकाल के बताया कि उस वक्त 60-65 रुपया में पेट्रोल और डीजल मिलता था। आज 2026 के अंदर वो दाम जो है वो 95 रुपए पहुंच गया है। तो उस पर बीजेपी ने कहा कि आपको आज के दाम अगर बताने हैं तो ये बताएं कि बंगाल में कितने का मिलता है, बाकी राज्यों में कितने का मिलता है, बंगाल कितना टैक्स लगाता है और बाकी राज्य कितना टैक्स लगा रहे हैं, क्यों मिल रहा है बंगाल में 105 रुपए का, 10 रुपए ज्यादा दिल्ली से। इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस को देना चाहिए। और ये एक ऐसा संकट है जिसका जवाब बड़ी आसानी से यहां भी राज्य सरकारों को मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है सर, और वैट मुझे तो नहीं लगता कि राज्य पर सरकारें आसानी से घटाएंगी। बिल्कुल, जब सरकारें, राज्य सरकारें, खासतौर से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वाली सरकारें हैं, वो सरकार पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात करती हैं तो वो वैट को भूल जाती है। वैट को कम करने की बात नहीं करती। जैसे अभी सरकार ने 10 रुपये कम किया, 13 रुपये कम किया पेट्रोल और डीजल पर। यदि वैट भी कुछ कम कर दें राज्य सरकारें तो उससे संकट कम हो जाएगा। हालांकि अभी पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है, लेकिन वो और कम हो जाएंगे तो उससे जो अफरा तफरी है ना, उसका एक वो खत्म होता है कि जब पेट्रोल का दाम ही कम कर दिया गया है तो अफरा तफरी नहीं होगी, कोई पैनिक नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं हो रहा, कमी नहीं हो रही। लेकिन राज्य सरकारें वैट को लेकर, क्योंकि उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो। आप ये समझिए, आंध्रा में या तेलंगाना में 35 रुपए पर लीटर पे वैट है। हाँ, तो ऐसे में अगर वो कम करेंगे तो बंगाल की खबर सर, आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में है और उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया है। देखते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण।
पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। परंतु आज की प्रेस वार्ता तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट, ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया है। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। मगर भारतीय जनता पार्टी 1911 से ही 2011 से ही इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं, और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है, और सिंडिकेट पर नो एक्शन
ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2014 में हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें मिली। तो हमने एक 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है। 2016 के चुनाव में विधानसभा में हमारा 10% वोट था और केवल 3 सीटें हम जीत पाए थे। 21 के चुनाव में 10% से बढ़कर 38% तक हम पहुंचे और 77 सीट के साथ हमारे विधायक दल का श्री शुभेंदु जी नेतृत्व कर रहे हैं। 30 साल तक जो 2 पार्टियों ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों को 0 सीटें प्राप्त। मित्रों, 2024 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली और बिहार, ये सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जन जन तक पहुंचे हैं, जनता की आवाज को मुखर कर आवाज दे रहे हैं और इस बार बंगाल की जनता ने ये तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाई जाएगी। ये चुनाव जो है वो एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है, आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव है, रोजगारी छीनने के भय से मुक्ति का ये चुनाव है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है इसके भय से मुक्ति का चुनाव है और युवाओं के भविष्य पर जो भय और अंधकार छाया है इसके मुक्ति का चुनाव। ये चुनाव शांति के भरोसे का है, सम्मान की जिंदगी की गारंटी का चुनाव है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में ममता बनर्जी पर उन्होंने एक चार्जशीट जारी की है और अभी वो बता रहे थे कि उनको पूरा विश्वास है कि बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार आएगी। तो आइए इस पर अपने मेहमानों की राय जान लेते हैं। हम लोग अक्सर बंगाल के चुनाव पर आप लोगों का रेफरेंडम कराते हैं, तो आज क्या कहेंगे समीर जी? उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मुझे लगता है आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने बंगाल पहुंचकर चार्जशीट ममता बनर्जी के खिलाफ जारी की है और बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी का शासन है और ये भी बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्रेजुअली बंगाल के अंदर बढ़ी है और सत्ता बनाने की स्थिति पर पहुंच गई है। और 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कूच बिहार से चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री की कूच बिहार में रैली होगी। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोमेंटम चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जो अमित भाई शाह ने आज जो कहा है अपने आरोप के अंदर, वो सारे कि भाई यहाँ पर क्या माइनॉरिटी बनने की स्थिति उत्पन्न हो गई है,
हमारी जो जमीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे संसाधन है, उसके ऊपर किसी दूसरे वर्ग का कब्जा, घुसपैठियों का कब्जा होने का डर उत्पन्न हो गया है। रोजगार को लेकर जो परेशानी है, तो तमाम 15 साल के ममता बनर्जी की जो असफलता रही है और जिस तरीके से मां माटी मानुष के नाम पर ममता बनर्जी ने 15 साल शासन किया और उस दौरान जो भ्रष्टाचार, भय और अपराध बंगाल के अंदर बढ़ा है, आज बहुत अमित शाह जी ने सिलसिलेवार उस पर आरोप लगाए और मुझे लग रहा है कि अब जब 4 मई को मतदान आएगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आपको लग रहा है? बिल्कुल। सर, समय कम है तो छोटा-छोटा कमेंट सर राहुल जी। देखिए, मुझे लगता है अगर बीजेपी जो है अपने जो स्ट्रांग वेस्टियंस है, नॉर्थ बंगाल और हिली एरियाज के जो वेस्टियन है, उससे बाहर निकल के बाकी जगह पर प्रदर्शन अच्छा कर पाई, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता, आप तो जरूर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे मन में? नहीं। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में ऐसा नहीं है। बीजेपी जो है 2016 में से अगर तक कंपेयर करो 2021 में 10 से 38% पे आई है। उसमें क्या लग रहा है? मुझे लगता है चैलेंजर, देखिए मुझे लगता है चैलेंजर जरूर है बीजेपी, इसमें एक स्ट्रांग चैलेंजर है और हो सकता है बीजेपी जीत जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकती है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई लहर है? ऐसा भी नहीं दिखता। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बंगाल में सरकार, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और उसके 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। उसके 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसका कारण भी मैं बता रहा हूं। जिस प्रकार से जितने वोट कटे हैं वो मूलतः ममता बनर्जी के बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों के वोट कटे हैं जी। और ये उनके वोटर थे। पिछले चुनाव और इसके बीच का अंतर यदि देख लें तो मुझे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यदि 4% का ये वोट पार्ट देती है भारतीय जनता पार्टी, जो इसके लिए 143 ऐसी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा 4% वोट गेन करना है आप कह रहे हैं बीजेपी और सरकार में आ जाएगी। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं होगा? बिल्कुल होगा। सर एक छोटा सर, इतना साफ तरीके से बयान जो है इलेक्शन कमीशन को लेकर टीएमसी या किसी विपक्षी पार्टी ने भी नहीं दिया कि एसआईआर में जितना वोट कटा है वो ममता बनर्जी का ही कटेगा। मैंने जोड़ा है बड़ा इशू हो सकता है, घुसपैठिए बड़ा इशू हो सकता था अगर असम की 10 साल की सरकार घुसपैठियों पर कुछ ठोस काम कर देती। सर, बंगाल का हिंदू हो सकता था। सर, बंगाल मतलब ये कहने के लिए कि देखो बंगाल में आएंगे हम सरकार बनाएंगे तो घुसपैठियों को हटा देंगे। अगर असम में 10 साल में घुसपैठियों को निकाला होता भारतीय जनता बीजेपी ने, अगर असम में किया होता तो यहाँ बोलने के लायक दम ठोक कर बोल सकते थे कि हमने ये काम किया है, यहाँ कर सकते हैं। आप बीजेपी आ सकती है सरकार में? स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट में है, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट हो रहा है। हाँ, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट। पिछली बार से ज्यादा मजबूत लड़ाई है। पिछली बार से ज्यादा मजबूत। इनका पीछे वाला इनका निकाल लेते ना तो उन्होंने कहा था कि कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। थोड़ा विजय जी थोड़ा सा आगे आए हैं। नहीं, वो बल्कि वो पीछे चले गए। अमित शाह जी जो बोल रहे थे कि 2/3 होगा, दिसंबर में उन्होंने बोला 2/3 से सरकार आएगी, अब पूर्ण बहुमत पर आ गए। हो सकता है आगे कहे कि हम सरकार बनाएंगे। याद नहीं होगा कि मैंने 2/3 बोला।